आज भाई हमारा टॉपिक जो है वो वाटर के बारे में है। तो लास्ट टाइम जो है हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन का इसको कवर किया था और जिसमें हमने देखा था कि न्यूट्रिशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फिर हमने फूड और फूड ग्रुप्स की बात की थी। और चलते चलते फिर हम फूड पाइट गाइड पिरामिड पे पहुंचे थे और इसके बाद फिर हमने डाइट की बात की थी, डाइट वर्सेस बैलेंस डाइट। तो हमने देखा था कि डाइट जो है ना उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सके। लेकिन जब हम बैलेंस डाइट कहते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जिस तरह मुझे जितना मुझे कैल्शियम चाहिए अगर उसके हिसाब से डाइट मुझे कैल्शियम प्रोवाइड कर देती है तो फिर मैं इसको बैलेंस डाइट कहूंगा। तो इसके बाद हमने मील प्लानिंग की बात की थी और मील प्लानिंग में हमने देखा था कि हमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स में से फूड जो है वो खानी चाहिए। और फिर अमंग दी ग्रुप्स हमने बात की थी कि लेट्स के अगर वेजिटेबल्स हैं तो सिर्फ एक वेजिटेबल को खाना या सीरियल्स में से सिर्फ गंदम या चावल को पसंद करना, ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें दालें जो है ना वो एक नहीं, मुख्तलिफ किस्म की खानी चाहिए। सब्जियां जो है वो सिर्फ एक या दो पे फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी भी वैरायटी के ऊपर जाना चाहिए। और इसके बाद फिर हमने एक कंपोनेंट डिस्कस किया था माल न्यूट्रिशन का, और माल न्यूट्रिशन जो हमने बात की थी कि ये न्यूट्रिशन का अपोजिट है। और स्पेशली जो गरीब कंट्रीज है वहां पे अंडर न्यूट्रिशन के रिलेटेड मसले हैं, और जहाँ पे रिच कंट्रीज की बात करें तो वहां पे ओवर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। फिर लास्ट पे जाके हमने इन्फेक्शन साइकिल की बात की थी, और लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है, ये लो इनटेक का फूड जो है, इस तरह की चीजें इनसे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि डिजीजेस का अटैक होना शुरू हो जाता है, इंसिडेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह की चीजें जो है वो आपस में फिर लिंक करती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर के बारे में है। तो क्लास के एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट वही है जो हमने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किए थे। होपफुली आप इन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं। इसके बाद स्टडी ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इसमें से क्या कुछ मिलेगा। तो इसमें कुछ हमें डेफिनेशंस का पता चलेगा, जैसे वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या होती है, हार्ड और सॉफ्ट वाटर किसको कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके अलावा एंटी डायोरेटिक हार्मोन्स क्या होते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स क्या हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, क्या इनका फंक्शन है। और इसी तरह जब पुअर क्वालिटी का अगर हम पानी पीते हैं तो उससे फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है। गैस्ट्रो मीन्स स्टोमिक, एंटराइटिस मीन इंटेस्टाइन। और ये स्पेशली आप देखते हैं कि ये गर्मियों के सीजन में और बरसात के मौसम में इसका अटैक जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद होम्योस्टेसिस की बात की जाएगी कि बॉडी जो है उसकी एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को वो ऑप्टिमम लेवल पे रखती है। ठीक है, तो ये बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है जिसके थ्रू बॉडी अपनी सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। इसके अलावा भी मे भी कुछ डेफिनेशंस जो आएंगी वो आपके साथ शेयर हो जाएंगी। फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर हम आए तो हमें हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जैसे वाटर इन बॉडी, इसका फंक्शन बेसिकली हम हाईलाइट करेंगे कि बॉडी में पानी का क्या फंक्शन है। और इसके बाद इसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, सोर्सेज मींस बॉडी के अंदर सोर्सेज क्या हैं। एक तो हम बाहर के बात करते हैं ना पानी के सोर्सेज, जैसे ट्यूबवेल है, या आप कह लें कि पानी को जो है वो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, कैनाल वाटर है, फिर रेन वाटर है। तो ये डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर बात करें तो पानी जो है वो कहाँ कहाँ से आएगा। एक जो हम डाइट खाते हैं, डाइट में से हमें पानी मिलता है। इसके अलावा जो डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे जब उनकी ब्रेक डाउन होती है, जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, तो उससे भी वाटर जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा पानी हम पीते भी हैं, प्योर फॉर्म में भी पीते हैं और बेवरेजेस की फॉर्म में भी पीते हैं, जैसे दूध है, लस्सी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, स्टिल बेवरेजेस या जिनको जूसेस कहते हैं। तो ये सारी इसी क्लास के अंदर चीजें हैं। कॉफी, टी, ऑल आर द टॉप टाइप्स ऑफ बेवरेजेस। इसके बाद पानी जो है ना वो बॉडी में उसके लॉसेस क्या हैं। ठीक है, सोर्सेज भी हमने देख लिए, और बॉडी से ये एक्सपेल कैसे होता है, कहाँ से जो है ना ये कह लें कि बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो इसमें लंग्स
जब हम सांस ले रहे होते हैं तो इसमें भी मॉइस्चर होती है। स्किन जो है ये, इसमें से भी वाटर लॉसेस होते हैं, आप देखते हैं ना, आपको पसीना आता है, अभी स्वेट जो है वो स्किन के थ्रू ही होगा। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें फीकल मास के साथ भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो फिर वाटर लेवल कम इंडिकेट होता है फीकल के अंदर, और अगर डायरिया हो तो उसमें पानी जो है ना वो पता चलता है कि ज्यादा जो है वो फीकल मास के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। किडनीज जो मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन है, कि जब ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो निकालना होता है उसमें किडनीज अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद वाटर का बैलेंस जो है वो बॉडी के अंदर कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर सिस्टम जो है वो रोल प्ले कर रहा है, और इसमें किडनीज और ब्रेन ये दोनों इन्वॉल्व हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। फिर पानी की क्वालिटी की बात होगी, और क्वालिटी की जब हम बात करते हैं वाटर की तो इसमें फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। तो जैसे पानी जो है वो बदबूदार नहीं होना चाहिए, उसका जायका नहीं होना चाहिए कोई टिपिकल किस्म का, उसमें से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई चीज जो है वो विजिबल फॉर्म में नजर नहीं आनी चाहिए, टर्बिडिटी की फॉर्म में। तो ये फिजिकल टाइप के फैक्टर्स हैं। इसी तरह केमिकल्स में हम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, हार्ड और सॉफ्ट, इस कंसेप्ट को देखेंगे। और माइक्रोबायोलॉजिकल में स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनमें से ज्यादा प्रोमिनेंट जो है उसको हम इकोलाई कहते हैं, स्क्रीशिया कोलाई, जो कि पानी के अंदर फीकल मास की कंटेमिनेशन को शो करता है। इसके बाद हम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये डिफर करती है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। एक आदमी जो है वो अगर किसी ठंडी जगह पे किसी रूम टेम्परेचर पे बैठा हुआ है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, और एक जो फिजिकल लेबर है जो कि 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ और होगी। लास्टली जो है वी कैन गो फॉर दी कंटेंट्स इन फूड्स, यानी आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर की जाएंगी जिनसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल चपाती, तो चपाती के अंदर कितना पानी होता है, बिस्किट्स के अंदर कितना पानी होता है, दालें और सीरियल्स, इनके अंदर वाटर कंटेंट कितना होता है, घी, शुगर, ठीक है, गोश्त है, एग्स हैं। तो ये तकरीबन हो सकता है कि हम को 50-60 के करीब फूड आइटम्स जो है ना उनके अंदर वाटर का कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो कंटेंट्स इन फूड है ये नेक्स्ट चैप्टर का भी हिस्सा होगा, लेकिन वहां पे हम कार्बोहाइड्रेट्स बताएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रोटीन बताएंगे। तो मीन्स के आइटम सेम रहेगी। लेट्स इन केस ऑफ चपाती, इसमें वाटर कितने हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बताएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताएगा कि इसमें प्रोटीन कितनी है, और उससे नेक्स्ट फिर फैट कंटेंट कितना है। और इसी तरह फिर हम आगे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उनको भी देख सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अभी। जिस तरह आप एक सियासी नारा सुनते हैं ना लोगों का, तो वो कहते हैं जी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, यानी शेल्टर जो है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जो आप अक्सर पार्टीज के सुनते हैं कि हम आपको घर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको रोटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पहनने के लिए स्टफ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब मैं एसेंशियल ऑफ लाइफ की बात करूं कि जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो उसमें वाटर, फूड एंड एयर, ये तीन चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें स्पेशली एयर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्री ऑफ कास्ट जो है वो अवेलेबल है, और हम इसमें सांस ले रहे हैं। लेकिन आप बात करें जब कोई पेशेंट अब वेंटिलेटर पे चला जाता है तो फिर उसको आर्टिफिशियली एयर जो है वो देनी पड़ती है। इसी तरह अगर कोई समंदर के नीचे जाता है, पानी में चला जाता है या खला में जाता है, तो उसको भी आर्टिफिशियली ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा वाटर की बात करें तो ये भी फ्री ऑफ कास्ट अभी भी बहुत सारे एरियाज में अवेलेबल है, लेकिन शहरों में अब पानी की क्वालिटी इतनी पुअर हो गई है कि वी हैव टू परचेज, और इसमें डिफरेंट रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप नेस्ले का परचेज करते हैं, गोरमे से पानी परचेज करते हैं, या अपने गली मोहल्ले के किसी फिल्टर्ड वाटर जब वो आप यूज करते हैं। वाटर की फिर टाइप्स हैं, मिनरल वाटर उसका रेट कुछ और होगा, ड्रिंकिंग वाटर उसका रेट कुछ और होगा, सिंपल फिल्टर्ड है तो उसका रेट कुछ और होगा। तो ये वाटर जो है ना वो भी आप वक्त के साथ साथ देखें तो अब फ्री ऑफ कास्ट नहीं रहा। जबकि फूड जो है ना ये कह लें कि हमें
प्रोक्योर करनी पड़ती है। फार्मर्स जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो बल्कि कंज्यूमर्स हैं। तो दे हैव टू पे फॉर द फूड एज वेल, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे आपका मेन जो आप सीरियल्स खाते हैं जिसमें राइस और व्हीट फ्लावर आ जाता है। अब ये तीनों जो है ना, मैंने बताया है कि दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन किसी बंदे की अगर आप चंद सेकंड्स के लिए किसी बंदे का सांस रोक देते हैं तो लाइफ खत्म हो जाती है, जबकि फूड और वाटर जो है ना, अगर किसी को रोक देते हैं तो वो कुछ अरसे बाद उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर आप सुनते हैं कि किसी जगह पे एहतजाजी तौर पे भूख हड़ताल लोग करते हैं। आपने ये बहुत कम सुना होगा कि पानी की हड़ताल की गई है। तो कहने का मकसद क्या है कि विदाउट फूड सर्वाइवल फॉर अ मंथ, यानी एक बंदे को अगर हम फूड नहीं देते तो वो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, बट एब्सेंस ऑफ वाटर फॉर अ फ्यू डेज ओनली। लेकिन पानी अगर उसको प्रोवाइड नहीं करते तो वो चंद दिनों में उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये पानी जो है ना, ये फूड की निस्बत भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ की सर्वाइवल के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है भाई? ये लास्ट टाइम भी आपसे मैंने शेयर किया था कि बॉडी का ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है, और वहां पे हमने देखा था 63 लिखा हुआ था, और फिर मैंने आपके साथ एक पिक्चर शो की थी जिसमें उसने 60 to 70 तक रेट इसकी परसेंटेज दी थी। और फिर बॉडी के हर पार्ट का हिस्सा है, हर कॉन्स्टिट्यूएंट का हिस्सा है। हमने देखा कि ये बोन्स का भी हिस्सा है, हमने देखा कि ये मसल्स में भी पाया जाता है, ये ब्रेन का भी हिस्सा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर सेल का, हर टिश्यू का, हर ऑर्गन का, हर कॉन्स्टिट्यूएंट का लाजमी पार्ट है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हाईलाइट होती है। अडल्ट मैन जो होता है, इसमें अगर हम देखें तो ये 60% प्लस उसका वेट जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है, और अडल्ट फीमेल की बात करें तो ये 65 to 45% जो है इसके अंदर पानी होगा। वो लेती थी ना, तो वो रिकॉर्डिंग होती थी। आयशा ने हमारा था ना, हमारा था ये कल जी, हम उनके पास कितना मुझे कल 11:40 पे ये बेटा आप अपने आप को साइलेंट कर लें, माइक ऑन है आपका। Vivo 1908 जो है ये, इसको काइंडली म्यूट करें। जी, तो हम बात कर रहे थे कि प्रोपोर्शनली वाटर कंटेंट जो है वो डिफर करता है मेल और फीमेल में। ठीक है, और फीमेल में 45 to 55% तक जो है वो इसमें वाटर होता है। तो इसका मतलब है कि वुमेन के अंदर वाटर का लेवल जो है वो कंपैरेटिवली कम है, और इसकी रीजन क्या है कि दे आर मोर फैटी। और फैट की कंपोजिशन देखें तो फैट कंटेन्स 20% वाटर, वेयर एज मसल्स मे हैव 75% वाटर। Because men are more muscular, so they have more water content in their body, and female have comparatively low water content. Babies, they have more water content as compared to adult ones or old age persons, and that's why you can feel their skin softness in their skin. जब आप टच करते हैं ना किसी बेबी को, तो आपको उनकी स्किन जो है वो ज्यादा सॉफ्ट नजर आएगी। एल्डरली की अगर हम बात करें तो उनमें भी पानी की क्वांटिटी जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। जी, तो अब बात होगी कि बॉडी के अंदर जो है ये पानी क्या किसी एक एरिया में पाया जाता है या हर जगह पे ये एक्सिस्ट करता है। जी सर, इसकी रीजन क्या है? टाइम टू टाइम वाटर का लेवल कम क्यों रहता है बॉडी में? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको अब बोल देता हूँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर्स ना हम एंड पे रखेंगे। इसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें ना तो ओल्ड एज के अंदर जाके बहुत सारे इश्यूज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें बंदे की जो सेंसेस है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं,
और जब सेंसेस डिस्टर्ब होती हैं तो उसके हिसाब से डिजायर फॉर वाटर जो है ना वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे ओल्ड एज के अंदर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि डिहाइड्रेशन होती है उनको। जैसे बच्चों में डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, किसी कि उनका गट सिस्टम में अगर कोई डायरिया या इस तरह का मसला आया तो पानी की कमी की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ओल्ड एज में भी जाके नंबर वन तो ये है कि फूड का इनटेक कम हो जाता है, और हमने बात की है कि फूड इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ वाटर इन द बॉडी, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होएगी तो उससे भी वाटर रिलीज होगा, तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम है, उनका फूड का इनटेक भी कम है, और उसके बाद उनकी जो डिजायर फॉर थ्रस्ट ऑफ वाटर है ना, थ्रस्ट फील होना, और उसके बाद उन उसको क्विंच करने के लिए मूव करना, वो भी उनकी कम होती जाती है। तो अल्टीमेटली उनकी अगर हम बॉडी कंपोजिशन देखें तो उसमें वाटर लेवल जो है वो कम होगा। लेकिन कम का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमने मेल को तो कहा ना कि ये भाई ऑलमोस्ट जो है वो अगर फर्ज किया 60% है, तो अडल्ट ओल्ड एज वाला जो है ना उसमें ये कुछ खुदा न खासा 20-30 नहीं होने जा रहा, तो स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, हो सकता है 2%, 3%, 4% यहाँ तक डिफरेंस जो है वो पाया जाए। तो कम का मतलब हरगिज नहीं है कि वो बहुत दूर उनका लेवल होगा। इसी तरह फीमेल अगर ओल्ड एज वाली है तो उसमें भी कंपैरेटिवली मजीद जो है वो वाटर का लेवल जो है वो कम होगा। तो बेसिकली बॉडी में पानी जो है ना प्रोड्यूस तो नहीं होता, आ कहाँ से रहा है, या तो हम बेवरेजेस ले रहे हैं या फिर हम फूड खा रहे हैं तो उसमें से आ रहे हैं, ठीक है, या जो फूड की ब्रेक डाउन होती है तो उससे आ रहा है। तो अगर ये तीनों चीजें किसी की अफेक्ट होंगी तो अल्टीमेटली इसका लेवल जो है ना वो कम हो जाएगा। जी, तो वाटर जो है ये तकरीबन 55% के करीब जो है ये सेल्स के अंदर कन्फाइंड है, सेल्स के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, यानी सेल्स के बाहर जो फ्लूइड्स मूव कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं 50-50 भी कह लूँ तो गलत नहीं होगा कि 50% वाटर जो है वो सेल्स के अंदर कन्फाइंड है और 50% जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की फॉर्म में बाहर मूव कर रहा होता है। अब ये फ्लूइड्स की हम आगे बात करते हैं, जाके आपका ब्लड जो है वो भी एक फ्लूइड है, सलाइवा जो है वो भी एक फ्लूइड है, ठीक है, तो इनके अंदर पानी जो है वो पाया जाता है। 7.5% of the total water is in bloodstream, forms part of the extracellular fluid। तो जो ब्लड है ये एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, और तकरीबन इसके अंदर बॉडी का टोटल जो है ना उसका 7.5% वाटर जो है ना वो ब्लड के अंदर शामिल होता है। तो अब आप देखें कि खुदा न खास्ता किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट होता है और उसका ब्लड जो है वो फ्लो कर जाता है, तो उस बंदे की डेथ वाकया हो जाती है। यानी ब्लड का अगर हम फ्लो नहीं रोक पाते तो यही जो 7.5% जो पानी उसके अंदर पाया जा रहा है ना ब्लड के, ये ब्लड निकलने के साथ ये पानी निकल जाएगा और अल्टीमेटली उस बंदे की डेथ जो है वो भी हो जाएगी। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स आर इन डायनामिक स्टेट। डायनामिक स्टेट मींस कि एक कांस्टेंट लेवल पे हैं, यानी जो 55-45 का रेशो बताया गया है ना, तो ये कांस्टेंट रहता है। ये नहीं है कि हम सुबह देखें तो ये उल्टो हो चुका हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ना वो 55 हो और इंट्रा सेलुलर जो है वो 45 हो, इसमें वेरिएशंस नहीं आती। अब ये कौन सी चीज है जो इस वेरिएशन को नहीं होने देती? यही तो हम होमोस्टेसिस का मैंने वर्ड यूज किया था कि बॉडी के अंदर नेचुरल एबिलिटी है कि वो सस्टेन करती है अपनी एक खास स्टेट को। तो अब ये किडनीज का काम है भाई, ब्रेन का ये काम है कि वो वाटर कंटेंट जो है वो बॉडी के अंदर इसको रेगुलेट करें। Nutrients and oxygen are taken up by the cells and excrete carbon dioxide and other waste materials, and these materials must be eliminated from the body। अगर एक बंदे का यूरिनेशन जो है ना वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाए तो बंदा वो मरने वाली कंडीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दीज मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। और इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसी का सांस रोकें, हम जब इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम CO2 जो है उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो यही CO2 जो है ना, अगर ये बॉडी के अंदर 1 मिनट 1.5 मिनट अगर टाइम गुजर जाए तो ये बंदे की डेथ हो जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी का कितना अहम रोल है, ये बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने में हमें हेल्प और कर रहा है।
Ultimately, the composition of various fluids remains constant inside the body. बाज दफा आप सुनते हैं ना जी किसी का जी ब्लड थिक हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, ठीक है, और थिन करते हैं हम, स्पेशली जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स हैं उसमें पानी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का भी आ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स का भी आ जाना, जब वो ब्लड को थिक कर देता है, तो फिर वो डिस्प्रीन या इस तरह की कुछ चीजें लेते हैं कि जिनसे जो ब्लड थिनर है कि ब्लड थिन हो जाए और वो मूव करता रहे, कोई ऐसा ऑर्गन या कोई ऐसी कैपलरी ना हो कि जहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है ना वो रुक जाए। यानी ब्लड का फ्लो जब रुक जाएगा किसी खास एरिया में तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचना बंद हो जाएगी और अल्टीमेटली वो एरिया जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद भी कंपोजिशन के बाद हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ वाटर कि पानी जो है ना वो बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन। ये बॉडी में जो कंस्ट्रक्शन होती है ना ये उनका लाजमी हिस्सा है। फॉर एग्जांपल फैटी टिश्यूज दे कंटेन 20% वाटर, bones have more than 26% water and muscles they have more than 75% water. इनका ये लाजमी कंपोनेंट है, इसको हम कहेंगे बिल्डिंग मटेरियल इन एवरी सेल। इसके बाद इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन का काम क्या होता है कि जहां पे कोई मूवमेंट है वहां पे फैसिलिटेट करना, जॉइंट्स एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, वहां पे ये लुब्रिकेंट का काम करेगा। इवन आपने देखा होगा कि जब हम पानी पीने के बाद रोटी का नवाला लेते हैं तो हमें वहां पे कोई सफोकेशन टाइप प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि पानी जो है वो पहले जाके उसने जो इंटरनल पार्ट है ना उसको लुब्रिकेट कर देता है, तो बोलस की मूवमेंट जो है वो इजी हो जाती है। अदरवाइज आपने जो नवाला खाया होता है वो स्टक होने के चांसेस होते हैं। हम अक्सर पानी अगर नहीं पीते ना तो हमें बॉडी जो है वो याद करवाती है, ठीक है, आपको फील होता है कि आपका जो है ना वो नवाला जो है वो फंसने जा रहा है, तो फिर आप जल्दी से पानी जो है ना वो पीते हैं। तो बेहतर अप्रोच क्या है कि वी शुड ड्रिंक वाटर बिफोर टेकिंग मील। इसके बाद तीसरा इसका फंक्शन हम देखें तो ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अमूमन आपने देखा होगा एक तो एक्सट्रीम फॉर्म है ना, किसी का टेम्परेचर जो है वो 103 104 एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाए तो फिर उसको कहते हैं इसके ऊपर पानी डालें, पानी की पट्टियां लगाएं इसको। दूसरा आप एग्जांपल ये ज़हन में रख लें कि जब हम नहा के आते हैं हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कदरे डाउन हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा रेगुलेशन का मतलब क्या है कि पानी का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गर्मियों सर्दियों में उसको मेंटेन रहना चाहिए। 37 आपका टेम्परेचर है, ये नहीं कि आप ठंड में पड़े हुए हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो, तो बॉडी कोशिश करती है भाई। बाकी हम प्रोटेक्शन करते हैं, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग लेते हैं विंटर सीजन में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है। पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस स्पेशली हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। हाइड्रोलिटिक कहते हैं ब्रेकडाउन को, हाइड्रोलिटिक जहाँ पे पानी इन्वॉल्व हो। तो बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी इन्वॉल्व होता है और अल्टीमेटली फिर वहाँ वो रिएक्शंस जो है वो उनकी हैपनिंग होती है या वो ब्रेकडाउन के प्रोसेसेस जो है वो होते हैं। तो विदाउट वाटर these can't take place. Medium to disperse and dissolved nutrients, enzymes and other chemical substances. तो आपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का नाम सुना हुआ है, तो ये पानी के अंदर डिजॉल्व होकर चीजें जो है ना वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती हैं। तो ये मीडियम ऑफ डिस्पर्स, डिस्पर्स कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर चीज का हैंग फॉर्म में होना, लटकी हुई चीज होना, ठीक है। और डिजॉल्व होता है कि कंप्लीटली उसका पार्ट बन जाना। तो पानी जो है ना ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं और जिनको डिसॉल्व नहीं करता उनको कम अपने डिस्पर्स फॉर्म में रखेगा। मीडियम फॉर इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शन, सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे पानी जो है वो उसका अपना रोल है। ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स को लेके चावल है निकाल
अच्छा, यही चीजें जो वहां पे लिखी गई थी आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी कि पानी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ये एक ज्वाइंट है, लेकिन ये कोई भी ज्वाइंट है ऐसा, चाहे वो टखने हैं, घुटने हैं, एल्बो है, ये हर जगह पे लुब्रिकेशन का काम करता है। इसके अलावा ये किडनीज और लिवर के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी में से निकालने में हेल्प आउट करता है। पानी के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है जो हर सेल तक जो है वो बॉडी में पहुंचेगी। इसके अलावा हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे माउथ है, वहां पे स्लाइवा की फॉर्म में, आईज के अंदर आई टीयर्स की फॉर्म में, ये इन एरियाज को मॉइस्चर फॉर्म में रखता है। ठीक है? अगर पानी जो है ना वो ना हो, आई ग्लैंड्स जो है वो आईज के अंदर जो टीयर्स हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, तो आप अपनी आंख जो है ना इसका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर, आंख झपकना जो है ना आपका वो मुश्किल हो जाए। तो ये एक नेमत है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके आई ग्लैंड जो है वो टीयर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, टीयर ग्लैंड्स जो है। अल्टीमेटली आर्टिफिशियली उनको आईज के अंदर जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। तो ये बड़ा पेनफुल एक प्रोसेस है। तो वी आर लकी वन कि हमें अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है। इसके अलावा ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है उनको बॉडी के अंदर ये प्रोटेक्ट करता है, इस कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, और बहुत सारी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को जो है ना वो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक लेके जाने में हेल्प आउट करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आप जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको आप मिक्स अप करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि पानी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, और सोर्सेज की जब हमने बात करनी है तो सोर्सेज इन बॉडी, बॉडी के अंदर सोर्सेज की बात करनी है। तो हमने बात की थी कि ये भाई डाइट के थ्रू भी आता है, बॉडी में प्रोड्यूस भी होता है, और फिर बेवरेजेस के थ्रू भी हम लेते हैं। तो देयर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। तो नंबर वन इज डेली डाइट। डेली डाइट प्रोवाइड्स अबाउट 750 to 1 लीटर, यानी 750 ml से लेके 1 लीटर तक पानी जो है वो आपकी डाइट प्रोवाइड करती है। बाज दफा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को फनकार समझते हैं, लो जी मैं तो पानी नहीं पीता, सर कहते थे पानी के बगैर जिंदा नहीं रहते, तो मुझे तो कुछ भी नहीं होता। तो उन फनकारों के लिए कि ये कम से कम 3 पाव से 3 गिलास से लेके 4 गिलास तक पानी जो है वो आपकी डाइट का हिस्सा है, आपकी फूड का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, आपको तमाम सोर्सेस से जो है ना वो पानी प्रोवाइड करना चाहिए। तो डेली डाइट। इसके बाद सेकंड, ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है? कि जो कुछ भी हमने खाया था, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट थी, प्रोटीन थी, वो ब्रेक डाउन होते हैं बॉडी के अंदर जाके, वो अपने कंपोनेंट्स में से ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे ग्लूकोज का जो यूनिट है, सॉरी जो इसका सुक्रोज का अगर हम एग्जांपल लें, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में लिंक्ड हैं। तो जब इनका ये लिंकेज टूटेगा ना, तो फिर वहां पे वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ द डेली वाटर रिक्वायरमेंट इज मेट बाय वाटर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। बाकी जितना बच गया ना 50-55%, ये कहाँ से आएगा? बेवरेजेस से। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है भाई, कि हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ब्रेकडाउन से कितना पानी प्रोड्यूस होता है, फैट की ब्रेकडाउन से कितना प्रोड्यूस होता है, और प्रोटीन की ब्रेकडाउन से कितना पानी जो है वो प्रोड्यूस होता है। लिबरेशन ऑफ 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, 100 to 140 ml वाटर प्रोड्यूस्ड। अब उसने एक रफ टफ सा रूल भी आपको बता दी है कि जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो वहां पे 1 किलो कैलोरी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, उसके नतीजे में 100 to 140 ml वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तीसरा जो हमारा सोर्स है वो बेवरेजेस है, और बेवरेजेस में ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रूट जूसेस हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, मिल्क, लस्सी, इस तरह की सारी चीजें। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय बेवरेजेस। अब हम बात करते हैं कि पानी जो है वो बॉडी में से इसका लॉसेस कहाँ से होते हैं। पहले हमने देखा है कि इनटेक या वाटर कंटेंट बॉडी में, इनपुट क्या है। अब आउटपुट की बात करते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास लंग्स है, स्किन है, और जो एक मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन है ना वो किडनीज है।
तो लंग्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 400 ml वाटर इज लॉस्ट थ्रू द लंग्स, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। आप अगर अपना, बाज लोग जिन्होंने ग्लासेस लगाए होते हैं ना, तो वो ग्लासेस को साफ करने के लिए, बाज दफा क्लियर करने के लिए सांस लेते हैं, ग्लासेस माउथ के आगे रख के सांस लेते हैं, तो उससे नमी आती है। और अगर विंटर सीजन में आप बात करें, सर्दियां जब आएंगी, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से ऐसे लगता है जैसे धुआं निकल रहे हैं। तो बेसिकली वो धुआं नहीं होता, वो स्टीम है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और चूंकि बाहर टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, तो इसकी वजह से आपको ऐसे फील होता है कि जैसे कुछ स्मोक सा निकल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट आधा लीटर पानी जो है ना, वो आपकी बॉडी का वो सांस के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसके बाद स्किन जो है, इसमें से भी लॉसेस होते हैं, और मेनली किस फॉर्म में? स्वेटिंग की फॉर्म में। perspiration and sweating 400 ml under all conditions। तो ये पानी जो है ना, ये तकरीबन किसी भी मौसम में, अगर ये सर्दियां या गर्मी है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो ये इसके लॉसेस हैं। लेकिन ये लॉसेस बढ़ जाते हैं जब मौसम के अंदर चेंजेस आती हैं ऐसी। फॉर एग्जांपल, ये परस्पायरेशन जो यहाँ पे लिखा है, ये डिपेंड ऑन द एक्टिविटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस पे डिपेंड कर रही है? एक्टिविटी पे। जितना कोई एक्टिव है उसके लॉसेस ज्यादा होंगे, जितना टेम्परेचर हाई है लॉसेस ज्यादा होंगे, और ह्यूमिडिटी हो तो फिर लॉसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। 200 ml इन कूल क्लाइमेट टू अबाउट 4 लीटर इन हॉट क्लाइमेट। इसका मतलब है हम ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। यूरोप और रशिया और इस तरह कनाडा जैसे मुल्क जो है, वहां पे कूल क्लाइमेट की वजह से वहां पे लॉसेस देखें कितने कम है। अब जहाँ पे लॉसेस ज्यादा है, वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। अगर कोई बंदा कहता है ना बाहर के, मैं तो बहुत कम पानी पीता हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं होता, तो कम से कम हॉट एरिया वालों को पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा रखनी है। अब मजीद अगर कोई बंदा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई मजदूर है बाहर मजदूरी कर रहा है, तो उसका 14 लीटर तक पानी के लॉसेस हैं, अप टू 14 लीटर। यानी आपके घर में जो एक बड़ी गैल है ना 20 लीटर की होती है, 19-20 लीटर की, आप देखें यहाँ तक उस एक बंदे को पानी की रिक्वायरमेंट है। अब एक और मसला होता है कि जब लेबर जो होता है ना, लेबरर, उसकी वाटर लॉसेस जब होते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम। स्पेशली सोडियम जो है ना, हमने देखा है कि उनके जो कपड़े वगैरह होंगे वहां पे वाइट फॉर्म में स्पॉट्स नजर आएंगे। ये बेसिकली सोडियम के लॉसेस को इंडिकेट कर रहा है। अब बेहतर तरीका क्या है कि मजदूर को चाहिए कि वो जब भी पानी पिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पिए, ताकि उसके सोडियम के लॉसेस जो हैं वो कवर हो सके। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, ये एक और लॉस का जरिया है, और ये फीकल मास की बात हो रही है। तो अब एक इंडिविजुअल जो है वो तकरीबन 100 to 200 ml जो है ना, उसका पानी के लॉसेस जो हैं वो फीसेस के थ्रू है। तो रेंज दी गई है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि फीकल मास कितना सॉलिड फॉर्म में है, या कितना जो है वो भी उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब असल चीज आती है जो मेन सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन है, दिस इज कॉल्ड किडनीज। और किडनीज जो है, इनकी जो आउटपुट है वो यूरिन है। और यूरिन के बारे में अगर हम देखें, तो अब किडनीज का फंक्शन देखें, दे फिल्टर अबाउट 180 लीटर वाटर पर डे। कितना बड़ा काम कर रहे हैं आपके किडनीज जो है, 180 लीटर वाटर जो है उनको डेली फिल्टर करते हैं। और इनकी कोशिश क्या होती है कि मैक्सिमम पानी जो है ना उसको बचा के वापस भेज दें जिस्म के अंदर, और सिर्फ वेस्ट वाला जो पानी है ना उसको किडनी से निकलना चाहिए। अच्छा, आप एक मेडिसिन का नाम सुनते हैं, डायरेटिक। तो बाज़ दफा जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं या कोई और मसले मसाइल हों, तो उनको डायरेटिक्स दी जाती हैं, ऐसी टैबलेट्स के जिनकी वजह से किडनी में से पानी का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, रिटेंशन कम हो जाती है और एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। और एंटी डायरेटिक्स क्या होंगी कि जो पानी को रिटेन करेंगी बॉडी के अंदर। ये मेडिसिन का एक था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ऑलमोस्ट 1 लीटर to 2 लीटर वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। अब ये 1 से 2 लीटर पानी जो है ना, अगर हम इसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे, अगर हम इसको इनटेक के थ्रू बॉडी को दोबारा नहीं लुटाएंगे, तो अल्टीमेटली
हम कहते हैं, बाज़ दफा आपने सुना होगा कि मसल्स का क्रैम्प हो गया, मसल्स क्रैम्प, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, और जो कि सीवियर केसेस में जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी होती है। लॉसेस आर रिप्लेस्ड विद द लिबरल ड्रिंकिंग, तो आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने लॉसेस जो है वो कम होते जाएंगे बॉडी में से। तो ये बेसिकली समरी है इसकी कि इनटेक में हमने देखा कि ये मेटाबॉलिज्म, फूड और ड्रिंकिंग ये मिल के ऑलमोस्ट, अगर लेट्स के ये 200, 2000 एंड 400 अगर ये बन रहा है, तो दूसरी तरफ से आउटपुट में देखें तो फीकल, स्किन, ब्रेथिंग, यूरिन, ये भी ऑलमोस्ट, तो ये बैलेंस्ड फॉर्म में आपको इनटेक और आउटपुट जो है वो नजर आ रहा है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो फिर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हाउ बॉडी रेगुलेट वाटर बैलेंस in the body, how water is balanced inside the body, ये इंशाल्लाह हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। कल मीन्स जब जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, तो मेरे पास 2 से 3 मिनट्स हैं। एक तो आप अटेंडेंस अपनी इंश्योर कर लें, और दूसरा कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो जस्ट रेज योर हैंड ताकि मैं क्वेश्चन एक आप ले सकूं। जिस चीज की समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं, को कमेंट्स करना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई एंड अलाउ टू क्वेश्चन। क्वेश्चन किया करें बेटा, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो चीज आपको क्लियर ना हो उसको जरूर पूछा करें, क्योंकि आंसर जब देते हैं ना तो उसका बाज़ दफा दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होते हैं। और क्लास के दरमियान ना किया करें, नोट कर लिया करें क्वेश्चन जो है, और उसको फिर एंड पे जब मैं ये टाइम दिया करूंगा ना तो उस वक्त फौरन आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये इसको काइंडली आप आंसर कर दें। अगर किसी की अटेंडेंस रह गई है तो स्टिल वो मार्क कर सकता है। बाद में आप लोग कहते हैं कि सर मैं तो था लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होता, ये पिक एंड चूज नहीं करता सिस्टम, ये टाइम स्टैम्प के साथ आपकी अटेंडेंस लग रही है। तो मेरे पास जो है ना वो आज अगर मैं इसको देखूं तो जो सबसे पहली अटेंडेंस हुई है ना वो 11/22 पे हुई है, निदा इकबाल की, और जो लास्ट अभी मेरे पास है वो 12 o'clock पे हुई है, हमना खालिद की। जी क्वेश्चन कौन करना चाह रहा था भाई यहाँ पे, नतालिया या कोई और है? जी माहम शौकत हैं जी, आप अपने आप को भाई अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब। सर आपने ये कहा था कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये डायनामिक स्टेट में होता है, कंपोजिशन जो चेंज होती है, इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। डायनामिक स्टेट से मुराद ये है कि फर्ज की अगर आप कह सकते हो ना कि मैं जब खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, तो पानी की पोजीशन जो है उस वक्त टांगों में ज्यादा होनी चाहिए, और अगर मैं सर के बाल उल्ट हो जाऊं तो फिर वो सर वाले पोर्शन में पानी ज्यादा आ जाना चाहिए। तो ये माइनर सा तो फर्क हमें नजर आता है बाज दफा कि जब हम ज्यादा अरसा बैठे ना तो टांगे जो है वो स्वोलन फॉर्म में